अच्छा, नहीं आजकल तो स्कूल में छुट्टी वैसे भी है ना, मतलब क्या नाम बोलते हैं, पेपर वो नहीं हो रहा ना, क्लास व्लास तो नहीं थी। सर 1-1.5 साल से छुट्टी ही तो है, कौन सा गए सर हम। अच्छा, लेकिन आजकल क्लास भी तो नहीं हो रही मेरे ख्याल से, क्लास भी ऑफ है ना आजकल, तो ये चल रही है आप लोगों की? नहीं सर, हमारे चल रही थी नहीं पूरा सर। 1 महीना। अच्छा, चल रही थी। सर ऑफ रहेगा। अच्छा, सरकार का ऑर्डर था ना 10 जुलाई तक कोई नहीं वो करे, मैंने क्लास नहीं होगी 10 जून तक, सॉरी। हमारे तो आज से ही छुट्टी पड़ी है 2 जुलाई तक। आज से पड़ी है? अच्छा। यस सर। ओके, चलो ठीक है, बढ़िया। तो हमने काफी, कहाँ तक पढ़ाई है फिर आपके स्कूल में? एक्टिविटी करा रहे हैं, वो मैं करता नहीं। एक्टिविटी कराने हैं? यस सर। और ये पढ़ाया नहीं अभी कुछ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह नहीं पढ़ाया? गौसला चल रहा था। गॉस लॉ चल रहा था, अच्छा। ओके ओके, ठीक है। आपकी यहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्लास होगी शायद, एक आधा अभी मिलेगी आपको कल परसों में, उसमें भी देखेंगे हम आईटी की। चलो, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये सब पढ़ा था है ना, बीबी रॉय वाला पढ़ लिया था, तो ये सबको ध्यान होगा मेरे ख्याल से। यस सर। ओके चलो, अब इससे आगे मूव करते हैं। अब इससे आगे मूव करते हैं। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली थी सारी, क्या क्या होती हैं। अब इसमें कुछ जो है ना बेसिक चीजें हमें और देखनी है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। एक मिनट। हाँ, हमने ये पढ़ लिया था, ये सब हो गया हमारा, ये हो गया। ओके, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने ये वाला कर लिया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी स्क्रीन ब्लैक ले लूँ? वाइट वाली स्क्रीन बड़ी चुभती है ना लगातार। यस सर। ब्लैक ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि टू मेटेलिक वायर हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशन identical dimensions are connected in series, are connected in series if sigma 1 and sigma 2 are the conductivity of the wire respectively, then the effective conductivity is डन सर। डन। क्या आंसर आया? क्या आंसर होगा? क्या होगा? क्या आंसर होगा? सर 1/, फाइनल आंसर क्या होगा सॉल्व होके पूरा? सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कुछ मिसिंग है अभी, थोड़ा सा मिसिंग है। सर 2 sigma 1 sigma 2 upon sigma 1 plus sigma 2। करेक्ट।
डन सर। ओके, देखो सब लोग यार है। यस सर। पानी पी लो जब 10th वालों के साथ गला सूख जाता है बता बता के। तो ये आंसर आ रहा है सब लोगों का। रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपको पता है इसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। यहाँ पे रेसिस्टिविटी नेट रेजिस्टेंस आपका जो आएगा वो 1/R1 + 1/R2 आएगा। R1 R2 जो आपका होगा 1/ρ1। सर सर यहाँ पे सीरीज में है ना, हाँ सीरीज R में, इक्वल्स टू R1 + R2 होगा। सीरीज में है। ओके, मैंने पहले लगा दिया। टिंग 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 टिंग, इसको मिटा दो फिर। तो ये आपका ρ1 L/A और प्लस ρ2 L/A, डायमेंशन सेम है सबकी, इक्वल टू रो नेट आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस का 2L लेंथ बाय A, ये आएगा। इससे आपका जो है 2 रो इक्वल टू ρ1 + ρ2 आएगा। और इसका रिवर्स जब इन्वर्स करोगे तो आपका कंडक्टिविटी आएगा। तो वहाँ से आपका 2/σ इक्वल टू 1/σ1 + 1/σ2, यहाँ से सॉल्व होकर हमारा ये बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर सबको। यस सर। ओके, ये क्या हुआ? अच्छा, पुराना वाला हमने उससे लिखा है ना ब्लैक, उससे तो दिख नहीं रहा। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन में शायद किया नहीं था। क्वेश्चन है कि आई डोंट नो किया नहीं किया। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। वायर इज प्लेस्ड, किया है नहीं किया ये? अभी नहीं किया। Placed in a liquid bath and its resistance increases to 1.2 ohm. What's the temperature of the bath? Alpha of the silver is equal to 3.8 10⁻³ per degree Celsius. So 72.6 degrees Celsius. डन सर। Done. यस सर, हो गया। सबका हो गया? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? चलो एक बार बता दीजिए।
इसमें आपको रेजिस्टेंस एक्चुअली होता है ना फॉर्मूला आपका R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको जो दिया, पहला दिया आपको कि 1 ओम रेजिस्टेंस है मेरा एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 1 प्लस अल्फा 20, ऐसी 1.2 आपका है एट मान लो टी डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा टी ये हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर लो, है ना, तो वहाँ से अल्फा पुट करके आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। ओके डन। चलो अब देखते हैं इसमें हम सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस वगैरह, उनका करंट, उनकी वोल्टेज और ये सब चीज़ें आ रही हैं। इसको समझ लेते हैं ध्यान से, और अगर आप ये कर लोगे तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम कैपेसिटर वाला चैप्टर भी पढ़ने की स्थिति में आ जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करें आगे। यस सर। यस सर। ओके, तो ये Yes, चैप्टर sir. का, ये सब चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। सब लोग ध्यान से देखना इसको। इसके लिए पहले कुछ कंसेप्ट समझ लो। देखो, आप लोग सीरीज पहले तो पढ़ी चुके हो, ओम्स लॉ आपने अभी पढ़ी लिया है, इक्वल टू आई आर। वोल्टेज आपको पता है क्या होता है, करंट क्या होता है, आर क्या होता है। अब देखो, जब आपका सर्किट होता है कोई भी, इसमें दो तीन चीजें समझो। एक तो बैटरी का फंक्शन क्या होता है, सर्किट में बैटरी का फंक्शन क्या होता है हमारे लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। मेंटेन रखना, है ना। बैटरी का काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। अगर यहाँ V का पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल ट्राई टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। बैटरी सर्किट में चार्ज देती है क्या, मैंने बैटरी में चार्ज होता है नेट या नहीं होता है? बैटरी का नेट चार्ज होता है या नहीं होता है? बैटरी में नेट चार्ज जीरो होता है ना, बैटरी में कोई चार्ज नहीं होता सर, वर्क करती है वैसे। वर्क करती है। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली। तो बैटरी का काम होता है कि जो भी आपका चार्ज यहाँ पे आ रहा है उसको एनर्जी देके यहाँ भेजना। तो ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और आपका चार्ज फिर एनर्जी इसको मिल जाती है। कौन सी एनर्जी है ये? एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पुट करना, उसका पोटेंशियल हाई करना। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचना आपकी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, कुछ और प्रोवाइड करती है। ये काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की सेम ही होती है थ्रू आउट द वायर। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, केवल यहाँ पे जो है आपको जो है ये बैटरी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो गई है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आते आते हैं, तो उसको दोबारा हाई पोटेंशियल पे पुश करना होता है बैटरी का काम। तो बैटरी इस चार्ज को उठा के यहाँ पुश कर देती है हाई पोटेंशियल पे, फिर ये चार्ज आगे चला जाता है। तो बैटरी कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। तो बैटरी नाइदर प्रोड्यूसेस एनी चार्ज नॉर इट कंज्यूम एनी चार्ज। ना तो ये उसको कम करती है ना उसको ज्यादा करती है, बस इस चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देती है। जस्ट लाइक आपके घर में पानी की मोटर होगी, तो पानी की मोटर पानी प्रोड्यूस करती है या पानी को बस एनर्जी प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड। एनर्जी एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही बैटरी भी जो है प्रोड्यूस नहीं करती चार्ज को, वो केवल उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अब देखो, मान लो जैसे ये क्वेश्चन है कि ये एक सर्किट है, मान लो ये बैटरी है, कितना करंट आएगा यहाँ पे? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आएगा। 5 एम्पियर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 5 आ रहा है, कम कर दो इसे, 2 कर दो, मान लो अब 10। ठीक है, अब मान लो मैं इसे कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे कितना करंट आएगा? इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया मैंने दोनों को, तो व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस?
बताओ कितना आना चाहिए? देखो बैटरी की आप 5 एम्पीयर करंट दे रही है, तो इसे 5 एम्पीयर यहाँ से चाहिए वापस, क्योंकि बैटरी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ऐसे यहाँ से अगर 10 एम्पीयर दे रही है तो इसे 10 एम्पीयर वापस चाहिए यहाँ पे। सर 0। बिल्कुल 0 आएगा। तो अगर इसे 10 एम्पीयर यहाँ से जा रहा है तो 10 एम्पीयर से वापस चाहिए, तो ये 10 एम्पीयर होगा और ये भी 5 एम्पीयर होगा। तो यहाँ करंट जा सकता है क्या कोई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ? कोई करंट नहीं जा सकता। तो इन दिस देयर इज नो करंट आइदर दिस साइड और दिस साइड। यहाँ पे I इज 0, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो बैटरी को करंट वापस चाहिए, तो बैटरी केवल सोर्स ऑफ एनर्जी है बस। तो पहली बात तो ये थी। सर सर हम्म। तो ये जो आपने लिखा है ना, नेट चार्ज बैटरी पे 0 होता है, इसका मतलब इसका फंक्शन क्या है? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? बैटरी का फंक्शन क्या है? बैटरी सर सर अगर नेट चार्ज 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसे बैटरी पे नेट चार्ज 0 होता क्यों है ऐसे? मतलब मैं कह रहा हूँ कि बैटरी के चार्ज की जरूरत नहीं होती उसमें। चार्ज अगर होगा तो क्या होगा उसमें? बैटरी में अगर चार्ज होगा तो तो कंजर्व रहेगा। हाँ, अगर मान लो प्लस चार्ज है तो प्लस सेम रहेगा उसमें। मान लो 2 कूलम का चार्ज स्टोर है इसमें। एक्चुअली 2 कूलम का चार्ज अगर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, पहले तो चार्ज को स्टोर करना बहुत मुश्किल काम है, स्टोर हो नहीं सकता। आपको 1 कूलम स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, मतलब पृथ्वी के बराबर साइज की बैटरी चाहिए पहले तो, तब आप 1 कूलम चार्ज स्टोर कर पाओगे, पहली बात तो। सर बहुत कम अमाउंट में कर देंगे, 0.00। मान लो 0.00 कर लिया आपने 1 एम्पियर, माइक्रो कर लिया, ठीक है। तो नैनो कर लिया। देखो डिपेंड क्या करेगा, पहली बात तो ये है यहाँ पे कि चार्ज आपने अगर स्टोर किया, अब मान लो पीछे से चार्ज आ रहा है कोई, तो पहले तो उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा वो चार्ज। हो सकता है न्यूट्रल ही कर दें, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि मान लो चार्ज यहाँ पे अगर कुछ है तो ये आगे जो चार्ज यहाँ पे निकल रहा है, मान लो माइनस चार्ज है ये, तो प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, जाने देगा आराम से बाहर। मतलब डिपेंड करता है यहाँ पे कि आपका जो चार्ज अंदर वो कौन सा है। मान लो माइनस वाला है तो प्लस वाले को जाने नहीं देगा, तो बैटरी रुक सकती है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा, जब तक ये न्यूट्रल नहीं होता। या प्लस वाला चार्ज है मान लो, तो ये माइनस वाले को ज्यादा खींच के अपने को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो कुल मिला के या तो चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा या फिर 0 रहेगा। तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है बैटरी में। जो है चार्ज, जब भी चार्ज कहीं स्टोर होता है ना, एक्चुअली लीक कर जाता है कहीं ना कहीं हमेशा। तो यहाँ पे यूजुअली जो चार्ज स्टोर होता है, अगर बैटरी, देखो कैपेसिटर आप पढ़ोगे अभी, तो वहां पे प्लस और माइनस चार्ज स्टोर होता है एक साथ। अकेला प्लस चार्ज स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई चार्ज स्टोर हो, इसके अंदर तो रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन। हाँ, बैटरी में तो होता ही नहीं, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। बैटरी में तो आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द केमिकल जो आपका वो बनता है एनोडर कैथोड, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना। तो उसके कारण होता है। अगर यहाँ पे चार्ज वार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि आपका फिर वो बैटरी काम करना बंद कर देती है। अगर चार्ज कहीं पे इकट्ठा हो गया एनोड पे या कैथोड पे, तो बैटरी काम करना ही बंद कर देती है। तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं आएगा, यहाँ पे जो है चार्ज बैटरी पे हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि जो बैटरी का पोटेंशियल होता है 20 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे कितना होगा इस साइड को 20, और यहाँ पे 100 होगा तो 120, और यहाँ पे अगर -70 हुआ तो -50। -50। तो बैटरी जब हमारी 20 वोल्ट की होती है, उसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। अगर आपसे सर्किट बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है ना? हाँ, बैटरी केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेंटेन रखती है, क्रिएट करती है मतलब। यस सर, बाकी तो कोई काम ही नहीं है उसका ज्यादा। हाँ, बाकी कोई काम नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बस होता है तो उससे एनर्जी वो दे देती है आपको, बस ये होता है। यस सर। तो बैटरी जो है आपकी 20 वोल्ट का मतलब ये होता है। तो आप अगर आपसे सर्किट में पूछें कि बताओ पोटेंशियल कितना है किसी पॉइंट पे, तो जब तक आपको एक ना एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट से व्हाट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, इस सर्किट में ये बैटरी है मान लो 20 वोल्ट की, और एक और बैटरी लगाता हूँ मैं, दिस इज मान लो 100 वोल्ट।
और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। मान लो एक रेजिस्टेंस ये है आपका 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस 10 ओम का और लगा देते हैं। तो करंट कितना आएगा पहले तो यहाँ पे सर्किट में? आई कितना होगा? 2.5। नहीं 2.5 कैसे होगा? 20 एम्पियर। 20 भी नहीं होगा। 20 कैसे होगा? सर आपने 10 लिखा है 1? 8 एम्पियर। ये 100 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 10 है। 8 एम्पियर। 8 एम्पियर, ये 10 ओम है। ठीक है, करंट 8 एम्पियर आएगा। ठीक है, सब लोग एग्री? यस सर। राइट। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR होता है ना, कितना आएगा ये? 40। 40। V इक्वल टू IR से 40 आएगा ये, और ये कितना आएगा? 80 वोल्ट। 80। टोटल 120 आ गया, नीचे भी 120 आ रहा था। यस सर। ठीक है, अब आपसे मैं बोलूं किसी पॉइंट का कि पोटेंशियल बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या बता सकते हो पोटेंशियल कितना होगा यहाँ का? 2 पॉइंट से होंगे। आपको कोई पॉइंट चाहिए होगा तभी आप बता पाओगे पोटेंशियल यहाँ का कितना है। यस सर। यस सर। तो मान लो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ, अब बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? 100 वोल्ट। 100, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट मानना पड़ेगा और ये इससे 100 ज्यादा हो जाएगा, तो VA इज 100 वोल्ट। ठीक है, ये कितना होगा? VC। VB कितना होगा? 120। किस में लगा? B ये है, B पॉइंट 120 होगा। VC कितना होगा? 80। 80। और अगर यहाँ पे लूंगा तो 0। फिर 0 आ गया है ना। तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, वैसे भी वायर से कनेक्टेड है, तो 0 होगा। तो आपको जब भी सर्किट में कोई पोटेंशियल निकालना है तो यू मस्ट नो द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, एटलीस्ट अ सिंगल पॉइंट, तो तब आप जो है पोटेंशियल निकाल सकते हो नेट। सर ये VC पे 80 कैसे आया? VC पे 80 क्योंकि 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा ना यहाँ पे, जब करंट यहाँ से मूव करेगा, तो करंट आपका जब मूव करेगा यहाँ पे तो 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल था वो 120 था और 40 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, तो 80 वोल्ट बचेगा। ठीक है, करंट जो मूव करता है वो हमेशा पोटेंशियल वहाँ पे ड्रॉप होता है। तो अगर आपका करंट ऐसे मूव कर रहा है, रेसिस्टेंस है मान लो, और ये करंट ऐसे मूव कर रहा है I, तो यहाँ पे अगर तो सर D पे भी 80 ही जाना चाहिए ना? D पे 80 की जाएगा, फिर ड्रॉप हुआ है ना यहाँ पे, सॉरी D है पॉइंट है। सर कैसे? देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे यस सर। यहाँ पे 100 आएगा क्योंकि बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। यस सर। यहाँ पे 20 बढ़ जाएगा, फिर तो 120 हो जाएगा B पे। ठीक है, यस सर। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ तक 120 होगा। अब यहाँ 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा क्योंकि करंट आपका इधर को मूव कर रहा है ना ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो IR का ड्रॉप होगा, यानी 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ पे 120 था तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 80 होगा। फिर यहाँ से जब आप आगे गए तो फिर यहाँ पे IR का ड्रॉप होगा 80 वोल्ट का, तो D पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यस, बोलो बोलो। सर जिस पॉइंट को अर्थ कर रहा है और जो D है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सीधा ही बोल सकते हैं 0 होगा। हाँ, डायरेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल इन दोनों का बराबर होना भी चाहिए था। ठीक है, तो आपका अगर ऐसा कुछ केस है तो यू कैन, अगर आपका यहाँ का पोटेंशियल आपको पता है 120 है तो यहाँ का 80 होगा ऐसे केस में। और मान लो आप उल्टा जा रहे हो, मान लो करंट आपका ऐसे आ रहा है,
और आपको यहाँ का पोटेंशियल पता है सपोज 70, और ये ड्रॉप मान लो 50 है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा? 20। 120। 120। ये हायर पोटेंशियल पे होगा ना, ये 50 ज्यादा होगा। 120 में से 50 जाएंगे तब 70 आएगा ना यहाँ पर। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ का हायर पोटेंशियल पता है तो उससे घटा लो 50, और अगर लोअर पता है तो उसको बढ़ा लो, तो हायर वाला आ जाएगा। क्लियर? सर ये डी पे 0 कैसे आएगा? डी पे 0 क्योंकि यहाँ पे 80 आ गया था सी पे। ये क्लियर था यहाँ तक? यस सर। तो फिर यहाँ 80 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है ना यहाँ पे, ये तो 80 में से 80 चले गए। सर तो बैटरी में तो वापस 100 वोल्ट पहुंचना चाहिए ना? 100 नहीं पहुंचेगा ना। यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है कि ये अगर 0 वोल्ट पे है तो ये 100 वोल्ट पे है, ये तो मतलब है इसका। ओके, मतलब सर इधर से 100 पोटेंशियल जाएगा और उधर नेक्स्ट साइड 0 होगा। हाँ, उसका पोटेंशियल उतना होगा, 0 होगा वहाँ पे, और लेफ्ट साइड में 100 होगा। जैसे आपको यहाँ बैटरी समझा रहा था तो मैं ये तो बोल रहा था आपको, अगर ये 0 होगा तो ये 20 होगा, 20 वोल्ट की बैटरी है। ये 100 होगा तो 120 होगा, ये 70 होगा तो ये -70 होगा तो -50 हो जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी का डायरेक्शन देखना जरूरी है ना, लेकिन डायरेक्शन तो है ही। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव का ज्यादा होगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला 0 से कनेक्टेड था तो नेगेटिव वाला पोटेंशियल आपका 0 हो गया, और ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव वाले का 100 वोल्ट होना चाहिए। फिर इसका मतलब ये हुआ। सर अगर वहाँ अर्थिंग नहीं भी करते तब भी 0 ही होता ना? नहीं, तब 0 तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो आप बता नहीं सकते कितना होगा, फिर कुछ भी हो सकता है होगा, 10, 20, 5, 50, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो हमको पोटेंशियल देना जरूरी है। आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना जरूरी है, तभी आप बाकी पॉइंट का निकाल सकते हो। निकाल नहीं सकते। और मतलब किसी भी पॉइंट का हो सकता था ना वो। हाँ, किसी भी पॉइंट का, मान लो आपको सी का दे दिया उसने, तो सी का दे दिया, फिर आप निकाल लो करंट से बाकी पोटेंशियल कितने कितने होने चाहिए। ओ पे कितना होना चाहिए, ए पे कितना होना चाहिए, बी पे कितना होना चाहिए, है ना? तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम अर्थिंग नहीं करते और सी पे दिया होता तब डी पे कितना होता? तब भी निकाल लेते। मान लो दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कितना है ये? 5, 10, 40, 100। मान लो ये केस होता, ये 40 कितना वोल्ट दिया, 20 वोल्ट दिया ना, 2000। मान लो मैं यहाँ का पोटेंशियल पता होता, सपोज इधर का पोटेंशियल इज सपोज 1000 वोल्ट, आपको ये पता होता। अब बताओ यहाँ कितना कितना था, कौन से पॉइंट लिए थे हमने? ये ए बी सी डी, ये ए माना था हमने, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का तो आपको पता ही है, डी का कितना होगा, बताओ। सब बी पॉइंट है उसका 1030 हो जाएगा। 1030, ओके। अभी निकाल लो, सब लोग निकाल लो। ये आपको पता है, करंट आपको पता है सर्किट में। करंट तो 8 एम्पियर ही आएगा यहाँ भी। निकाल लिया सब लोगों ने? यस सर। यस। बताओ कितना कितना आ रहा है, ए पे कितना आ रहा है? 1020। 1020 आ रहा है। अच्छा, पता नहीं, मैं लिख रहा हूँ, देख लेंगे क्या है। बी पे 1040। 8 पंजे 40, ठीक है। तो डी पे 920। 80 कितना आ रहा है? 940, 920 920। 920 आ रहा है, ठीक है।
देखो ये आ रहा है सबका? यस सर। यस नो सर ये नहीं आ रहा। क्या आ रहा है बताओ? सी पे आपका पोटेंशियल 1000 था यस सर। और करंट यहाँ पे 8 एम्पियर का था, तो यहाँ तो 40 ज्यादा होगा इससे, 8 पंजे 40, तो यहाँ 40 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो वी बी तो 1040 होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। यस सर। और करंट यहाँ पे भी आपका जा रहा है कितना, वही जा रहा है 8 एम्पियर, तो यहाँ 80 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो सी पे अगर 1000 है तो 80 वोल्ट माइनस कर दो उससे, तो डी का आ जाएगा 1000 माइनस 80 यानी यस सर 920। तो ये भी क्लियर है। सी आपको दिया हुआ था, ए का निकालना है आपको, तो ए का निकल जाएगा। ये 920 है यहाँ पे, प्लस 100 वोल्ट का ऐड कर लो, यहाँ पे 920 है प्लस 100 कर लो तो 1020 आ जाएगा। यस सर अब तो हो गया। हो गया? क्या गलती कर रहे थे आप? सर वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। ओके, सर ए का फिर बता देना। यहाँ का 920 आ गया, यस सर। तो इसका 100 ज़्यादा होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि 100 वोल्ट की बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो 100 ऐड कर लो इसमें बस। सर लास्ट स्लाइड दिखा देंगे इससे पहले। इससे पहले डन सर। डन। सर एक क्वेश्चन और दे दीजिए सर, ऐसा ताकि क्लियर ही हो जाए। अभी बहुत आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, तो पूरी चैप्टर पढ़ोगे तो। अच्छा जी बताओ, यहाँ पे करंट, यहाँ से करंट पास होगा क्या अर्थ से? इस केस में ऊपर या अंदर या बाहर जाएगा, ये जा सकता है? बताओ, यहाँ पे करंट नो सर। नो सर। कैसे पता है कि नहीं जाएगा? सर वही हमने पहले वाला किया था उससे। पिछले वाले कंसेप्ट से है ना, बैटरी का जो करंट है उसको सेम वापस चाहिए उसे, तो यहाँ से ना तो अर्थ से एक्स्ट्रा करंट आएगा, करंट से ना तो एक्स्ट्रा करंट आएगा ना यहाँ से करंट जाएगा नीचे, इस केस में नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे दो कनेक्शन होते हैं अर्थ के, एक और अर्थिंग होती है यहाँ कहीं मान लो, तब कुछ हो सकता था कि कुछ चीज चेंज होती है आपकी, है ना। तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती थी सर्किट में, या कुछ और कुछ भी हो सकता था, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था, डिपेंड करता है। उस केस में हो सकता है कि आपका अर्थ से कुछ करंट आ जाए या चला जाए। यस सर, क्योंकि कंप्लीट हो गया सर। सर अर्थिंग वाले पॉइंट में पोटेंशियल 0 लेते हैं क्या? हाँ, जहाँ पे भी हम अर्थ करते हैं वहाँ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। ओके ठीक है जी, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया इसका। उसके अलावा आपको पता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? यस सर। हमने रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लिया था ना सीरीज पैरेलल के, डेरिवेशन कर लिया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला, 1/R1 प्लस 1/R2। सर अभी नहीं किया है। नहीं किया। नहीं किया? अच्छा, कर लोगे ऐसे आप, एक आपने करा होगा 9th में। 9th में। यस सर। यस सर। ओके, इसमें क्या होगा सर वो भी पूछा जाता है क्या पेपर में? वो तो बहुत इजी है। हाँ क्यों नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। क्या है वो? मुझे लगा इतना इजी नहीं पूछा जाएगा ना। पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं सीरीज पैरेलल। देखो चलो कर लेंगे उसे भी, वो इजी है, कोई बड़ा आपके लिए बड़ा काम नहीं है। देखो यहाँ पे सीरीज पैरेलल जो है, सीरीज आप समझते क्या हो? सीरीज का मतलब ये होता है हमारा कि एक के बाद एक लगे हों, उसको हम सीरीज बोलते हैं। मैंने एक का कनेक्शन दूसरे से हो तो सीरीज में बोलते हैं, यानी कि जो करंट यहाँ से आ रहा है वो करंट इसके अंदर जा रहा है और बीच में कोई और कनेक्शन ना हो ऐसा कोई, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। ये नहीं होना चाहिए आपका, है ना। तो इसका जो टर्मिनल है वो एंड टू एंड कनेक्शन हो तो वो हम कहते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज में क्या होता है, आपका करंट सेम रहता है, जितना करंट आपका यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, तो आपका करंट सेम रहता है सीरीज में। जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी रेजिस्टेंस को,
या किसी और इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे करंट डिफरेंट हो सकता है I1 और I2, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगी इनके अक्रॉस, दोनों वोल्टेज क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ V1 इक्वल टू V2 होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल में जो होता है दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्वल आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेसिक डेफिनेशन तो वैसे ये लिखा हुआ है कि वोल्टेज सेम है, लेकिन एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपका जो एंड है किसी अप्लायंस के, जो दो एंड हैं आपस में कनेक्टेड हों और बीच में जो है कोई भी और रेसिस्टेंस वगैरह ना हो, मैंने सीधा वायर से वायर टू वायर कनेक्शन हो, तो इसको हम बोलते हैं ये पैरेलल कनेक्शन है। ये कनेक्शन कैसा है हमारा, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज आपकी सेम रहती है, V1 इक्वल टू V2 रहता है। ठीक है। करंट में और मे नॉट बी सेम, करंट आपका बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, तो पहले सीरीज वाला देख लेते हैं। ये हमारा पैरेलल वाला है। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है सर? करंट बराबर होगा या नहीं होगा ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सीरीज में फॉर्मूला ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, और पैरेलल में ये होता है एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट ये बन जाता है आपका R इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ध्यान है आप लोगों को? यस सर। अगर ये R1 R2 है तो ये बन जाता है फॉर्मूला। और अगर ये दोनों बराबर हैं, इफ R1 इक्वल टू R2 है, इक्वल टू सपोज X है, तो R कितना हो जाएगा आपका, हाँ R/2 हो जाएगा या X/2 हो जाएगा, है ना। तो आपका अगर मान लो 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो नेट कितना आएगा, 3 ओम। 3 ओम आ जाएगा। तो जब पैरेलल में बराबर होंगे तो हम उनको डायरेक्टली हम आधा कर लेंगे। ठीक है। और अगर मान लो 3 और 6 होते तो ये वाला फॉर्मूला लगाते तो क्या था, 3 और 6 पैरेलल में होंगे तो 6 3 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9, 2 ओम आ जाएगा। अगर 6 और 3 पैरेलल में है तो 2 आ रहा है देखो सबका, 6 3 18 बटे 9। यस सर। अच्छा, इसमें कितना आएगा, 2.4 6 चौके 24 डिवाइड बाय 10, 2.4 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हो। 5 15 होगा तो कितना आएगा, थ्री पॉइंट सेवन फाइव 3.75 आ रहा होगा, 7.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, तो ऐसा कोई केस आएगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है, आई थिंक ज़्यादा क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ओके, तो फटाफट क्वेश्चन जब करेंगे तो फटाफट कर लेना, वहाँ पे ज़्यादा टाइम मत लगाना। ठीक है। कोशिश करेंगे सर। ओके। मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि जो सीरीज वाला आपका फॉर्मूला आता है R1 इक्वल टू R2 वाला, पता है आपको कैसे ड्राइव होता है, ध्यान है सबको? यस सर। यस सर। कैसे करते थे? सर सीरीज में होता था R1 R2 प्लस R3। कैसे आता था, मतलब आता कैसे था? सर वो इसमें जो एक एक का लेते थे, फिर कॉमन लेके निकाल के आता था। ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है कि I सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जो V1 V2 V3 आएगा, तो V1 इक्वल टू I R1 होगा, ऐसे V2 आपका I R2 आता है और R3 आता है V3।
अब जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ये आपको पता ही है, ऐड हो जाएगा, तो ये I R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप निकालोगे तो V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट आएगा। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे 1 और 2 को, तो दोनों में करंट सेम है, वोल्टेज सेम है, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आपने सेम बैटरी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया तो करंट सेम आ रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यानी बैटरी सेम है तो वोल्टेज सेम है और करंट भी सेम है। तो अगर हम कंपेयरिंग करें दोनों को, तो जो आर आ रहा है यहाँ पे नेट, वो आपका आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे निकालते थे हम लोग ये 10th क्लास में। ये तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या करते थे? करंट को ऐड करते थे, करंट I करंट को ऐड, इक्वल्स टू I1 प्लस I। करेक्ट। पैरेलल में करंट को ऐड करते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देते हैं, तो वहां से हमारा आ जाता है वो R1 R2 R3, ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए, 4 भी लगा सकते हो। यहाँ बैटरी लगा दी, इसका आपको इक्विवेलेंट बताना है, तो इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा, इसका सेम बनेगा जैसे पहले बना था। करंट यहाँ पे जो जाएगा वो I होगा, यहाँ पे भी I जाएगा, दोनों में करंट सेम है। अब ये करंट यहाँ पे I1, इसको I1 मान लेते हैं, I2 और I3 में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब जो I1 होगा वो V बाय R1 होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगी यहाँ पे सब में। तो ये ऐसा बन जाएगा इक्वल टू I, V यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला बनाया था V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को फिर दोबारा कंपेयरिंग कर लेंगे। वन एंड 2 we will get 1 by R equal to 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus R2 plus 1 by R3। तो ये फॉर्मूला से ड्राइव होता था, तो ये तो आपको पता ही है सबको। ठीक है, तो ये सब चीजें होती थी यहाँ पे। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। सर ये तो 10th में किया हुआ है। क्या हुआ है? ओके, पता नहीं ना यार जो। सर ये एग्जाम में आता है क्या? हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछ सर लेते अभी हैं। मतलब नीट में? नहीं, नीट में तो नहीं पूछेंगे, नीट में थोड़ी पूछेंगे डेरिवेशन। यस सर। तो नीट में तो हमेशा सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। हाँ, नीट में तो न्यूमेरिकली आएंगे। अब देखो यहाँ पे चीजें नीट वाली, ये जेई वाली। देखो यहाँ पे आई दोनों में सेम होगा सीरीज में। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो आएगा वो किस रेशो में आएगा? R2 by R1। सेम रेशो में आएगा, R1 R2 के रेशो में ही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 का, क्योंकि करंट सेम है दोनों में, है ना? यस सर। ओके, तो मान लो कि ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है और ये 10 ओम का है, और ये बैटरी मान लो आपकी है सपोज 60 वोल्ट की। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? अगर रेशो से निकालने, करंट में निकालो, वैसे रेशो से निकालने चाहिए तो कितना रेशो आएगा इसका? 1:2 आएगा, 1:2। x और 2x है ना। तो x प्लस 2x शुड बी 60, तो 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20 वोल्ट।
तो यहाँ 20 वोल्ट आएगा और यहाँ 40 वोल्ट आएगा, टोटल 60 आएगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, यस सर। यस सर। 40 60 आएगा। अच्छा, मान लो ये रेजिस्टेंस 5 और 10 की बजाय 50 और 100 होते, अब वोल्टेज कितनी आती? वही रहता। सेम आती? सेम ही रहता। सेम आती। तो अब भी आपकी वोल्टेज यहाँ पे 20 और 40 ही आएगी। करंट सेम आएगा क्या इस केस में? करंट सेम आएगा? नो डिफरेंस आएगा? सेम आएगा। नहीं, सेम नहीं आएगा। करंट कैसे सेम आएगा? करंट तो कम हो जाएगा। डिफरेंट आएगा। करंट तो बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे, 60 बाय 150 हो जाएगा यहाँ पे, तो है ना। और यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा 60 बाय 15। तो करंट कम हो गया लेकिन वोल्टेज तब भी ड्रॉप सेम आएगा, क्योंकि टोटल ड्रॉप यहाँ पे 60 वोल्ट का होना ही है। तो यहाँ 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, करंट कम हो गया लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो वोल्टेज फिर 20 वोल्ट आ गई और यहाँ पे 40 वोल्ट आ गई, तो सेम आई वोल्टेज। ठीक है, यस सर। यानी जब तक मेरा ये रेशो 1:2 रहेगा तब तक वोल्टेज ऐसी आती रहेगी, चाहे मैं 8-16 ले लूँ, चाहे मैं 10-20 ले लूँ, चाहे मैं 19-38 ले लूँ, चाहे मैं 95-190 ले लूँ, रेजिस्टेंस को वोल्टेज यही आती रहेगी बार बार, बस करंट चेंज होता रहेगा, है ना। यस सर। ओके, तो मान लो ये 2 है और ये 4 है और ये 5 है और ये 10 है। और ये बैटरी यहाँ पे फिर दोबारा वही रेशो आएगा 60। अगर मान लो 60 वोल्ट की बैटरी है तो रेशो वही आएगा आपका 40-20 और 40 का। यस। अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मान लूँ तो यहाँ 60 वोल्ट होगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे कितना होगा? बीस और 40 का आ रहा था ना आपका ये, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट आएगा, क्योंकि 60 है, 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो 40 वोल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो यहाँ कितना आएगा? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो करंट फ्लो होगा? नो सर। नो सर। करंट फ्लो नहीं होगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, किसने पढ़ा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जब जैसा कर रखा है P/Q इक्वल टू R/S होता है, ये P, इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, R/S ऐसे कुछ मानते हैं। जब P/Q इक्वल टू R/S होता है तो नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट की डायरेक्शन बताना। galvanometer, no current passes through the galvanometer. This is known as balanced condition of a Wheatstone bridge. इसको व्हीटस्टोन बोलते हैं, गेहूं का दाना। गेहूं का दाना लगभग ऐसे कुछ होता है, ऐसे यहाँ पे कंडीशन आ रही है लगभग, तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं होता। ये काफ़ी अच्छा है, कंसेप्ट है, और इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। यस सर। सर तो ये बस पैरेलल में ही होगा, पैरेलल से? हाँ, पैरेलल में हो सकता है ना, सीरीज में तो कैसे करोगे आप? पैरेलल में होगा। ओके। अभी आप देखोगे इस पे बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट है ना, पोटेंशियोमीटर वायर है, वो कैसे काम करती है, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
सर तो फिर यहाँ इससे सर ये डायरेक्शन करंट पता फ्लो चल क्यों नहीं हो जाएगी? रहा? क्योंकि पोटेंशियल सेम है ना, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा। पोटेंशियल ऊपर और नीचे सेम है। सर यस सर, जब डिफरेंट। करंट फ्लो नहीं होगा तो इससे डायरेक्शन पता चल जाएगी कैल्वेनोमीटर से? एक्चुअली होता क्या है कि शुरू में ना बैलेंस नहीं होती कंडीशन, यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ती है आपको पहले। आपका यूजुअली जब क्वेश्चन आप करोगे ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे कोई। जब आप रेजिस्टेंस बार बार चेंज करोगे तो कभी करंट आपका नीचे फ्लो करेगा, कभी ऊपर फ्लो करेगा। एक कंडीशन आएगी जहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वहां पे हम बोलेंगे कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हुआ है, तो तब फ्लो नहीं करेगा। वैसे तो फ्लो करता है, शुरू में तो फ्लो करता है, जब अनबैलेंस कंडीशन होती है तो फ्लो करता रहता है, लेकिन जब बैलेंस हो जाता है तो फ्लो नहीं करता फिर। तो सर जब फ्लो नहीं करेगा तब तो डायरेक्शन नहीं बता सकते ना? तब तो कुछ नहीं बताएगा, तब तो जीरो रीडिंग दे देगा, बस बीच में आ जाएगा, आपकी निडल जो है बीच में आ जाएगी, ना तो लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, ओके। है ना। तो वो कंडीशन हमें लानी पड़ती है गैल्वेनोमीटर में। सर ये वाली जो कंडीशन है ये तभी होगी ना जब R1:R2 का रेशियो सेम हो। हाँ, हमने देखा ना कि जब ये रेशो आपका 1:2 में आ रहा था, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी 1:2 में जा रहा था, 2 और 4, 5 और 10। सर सब में 1:4 का रेशियो ले लिया तो वो भी तो सेम ही होगा। तब भी सेम आएगा, आपका रेशो 1:4 आ जाए तब भी सेम आएगा, कुछ भी आ जाए, मतलब बराबर रेशो आना चाहिए। 1:10 का आ जाए तब भी आ जाएगा, बराबर आना चाहिए बस। ठीक है। यस सर। इसका डेरिवेशन लेकिन जो है एक्चुअली बोर्ड में ऐसा डेरिवेशन नहीं है इसका, जो मैंने आपको कराया, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया आपको। इसका डेरिवेशन आप लोग देख लेना बोर्ड में कैसे किया हुआ है। उसमें करंट माना हुआ है और फिर करंट IG को वैल्यू निकाली हुई है IG की, फिर IG को 0 पुट किया हुआ है। IG को 0 पुट करने के बाद P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस की कंडीशन निकाली गई है वहां पे। तो ये आप चेक करोगे कि डेरिवेशन बोर्ड के लिए कैसे किया गया। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया कॉन्सेप्चुअली क्या होता है। कॉन्सेप्चुअली दोनों वोल्टेज सेम हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है जी, आगे चलें। यस सर। अच्छा, एक चीज और है, जब आपने रेशो वेशो पढ़े होंगे 10th क्लास में, जब जैसे यहाँ पे रेशो आ रहा है आपका 1:2, तो मान लो कोई चीज आपकी 100 है मान लो, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 डिवाइड बाई 1 + 2 × 100। यस सर। और इसकी वैल्यू जो आएगी 2 डिवाइड बाई 1 + 2 × 100, ऐसे लिखते हैं, यस सर। यस सर। है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल आएगा, जैसे मान लो आपका ये करंट R1 है, ये R2 है, रेसिस्टेंस यहाँ पे ये R2 है, ये करंट I आ रहा है, वोल्टेज यहाँ पे V है टोटल। तो मैं डायरेक्ट यहाँ की वोल्टेज लिख सकता हूँ। यहाँ की वोल्टेज कितनी लिखनी चाहिए मुझे, देखो V इंटू क्या करूँ, ऐसे लिखूं, क्योंकि मेरी वोल्टेज जो होंगी वो R1:R2 में होंगी, जो यहाँ ड्रॉप होंगी वोल्टेज, और टोटल ड्रॉप मेरा V आना चाहिए, है ना। तो इन दोनों का Yes, सम V आना चाहिए, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे V1 रेशो, बिकॉज V1 रेशो V2 इज इक्वल टू R1 रेशो R2 एंड V1 + V2 इज V। कोई बात हो गई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन दोनों का सम 100 था और रेशो 1:2 था। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट आप लगा सकते हो, या फिर किताब में ऐसा कुछ लिखा होगा तो आप समझ सकते हो ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। यस सर। तो सीरीज में हम ये सब काम कर सकते हैं। पैरेलल की बात अगर हम करें, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है दोनों, तो करंट आपका जो होगा वो इनवर्स रेशो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर ये I करंट आ रहा है तो वी कैन राइट दैट V1 = V2 है, दैट मीन्स I1, मान लो यहाँ से I1 करंट गया और यहाँ से I2 गया, तो वी कैन राइट दैट I1R1 = I2R2 है। तो यानी I1/R2 का जो रेशो है, I2 सॉरी, वो जो है R2/R1 है, तो इनवर्स रेशो में है ये, यानी I1:I2 जो है वो R2:R1 है। ठीक बात।
यस सर। तो यहाँ का करंट कितना लिखूं मैं, आई इंटू क्या लिखूं, ऐसा करके लिखूंगा ना कुछ, क्योंकि टोटल करंट आई होना चाहिए, तो यहाँ से करंट कितना होना चाहिए, आई इंटू क्या लिखूं, R1 नो, इनवर्स रेशो में होते हैं, R2, यहाँ करंट आई इंटू R2 आएगा है ना, और यहाँ का करंट आई इंटू R1 आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप बेसिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो सॉल्व करके, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। बताओ करंट कितना आएगा ऊपर और नीचे, ऐसे बता दो, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 1:2 में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे करंट, 2:1 में, सॉरी, 2x प्लस x शुड बी 12 एम्पियर। बताओ ऊपर करंट कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा। ऊपर 2 नीचे 4। फिर तो 12 ही हुआ, सॉरी 6 हुआ, 12 तो हुआ ही नहीं, 12 एम्पियर होना चाहिए टोटल। तो सर ऊपर 8 नीचे ऊपर 8 और नीचे 4, 8 और 4 12 हो गया। पोटेंशियल देखो तो 8 3 24 और 6 6 24, तो सही है। तो पोटेंशियल आपका 24 वोल्ट का आ गया और करंट आपका 8 और 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग इजीली। तो यहाँ पे करंट जो है इनवर्स रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे एक साइड का, तो दूसरी साइड का रेजिस्टेंस घटता जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, ये समझ में आ गया सबको। यस सर। यस ओके, यस सर। एक चीज और देखो यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है वो R1 प्लस R2 होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है यहाँ पे सीरीज में। क्यों बढ़ता होगा, फिजिकल मीनिंग क्या होगा इसका। आप ये बोल सकते हो लेंथ बढ़ रही है आपकी, लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ जाती है तो बढ़ जाता है। पैरेलल में आपका घटता है, पैरेलल में अगर आप वैल्यू निकालोगे, इफेक्टिव एरिया। क्योंकि आपका एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर आप वैल्यू निकालोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तो कम आएगी आपकी, है ना। अगर मान लो मेरा रेजिस्टेंस 4 और 6 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 24/10, 2.4 आई थी हमारी वैल्यू। और अगर मान लो 2 और 2 है तो 1 आई थी। और अगर मान लो 5 और 10 आप ले लें तो 50/15, 3 पॉइंट कितनी आएगी, लगभग 50/15 कितना, 5 3 45, और 15 से फिर करोगे तो 15 चौके 60, 3 कुछ ऐसे कुछ आएगी, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एक कम आ रही है। अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करूं तो सबसे इसमें 4 छोटा है और ये 4 से भी कम आ रही है। ऐसी जो वैल्यू आपकी ये 2 और 2 है तो ये 2 से भी कम आ रही है वैल्यू। ये 5 और 10 है, 5 से भी कम आ रही है। तो आपका जो छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आती है वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी ही होनी है, तो छोटे वाले से भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो वैल्यू आपकी बड़े वाले से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपका, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो दिस इज द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स। तो आपको एक काम आएंगी अभी आगे, जब आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बहुत समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कितनी यूजफुल हैं। या फिर अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको काम आएगा कि कितनी यूजफुल है। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस नाउ। स्लाइड ऐड कर देता हूँ मैं, स्लाइड यहाँ पे खत्म हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि एक वायर है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस
12 ohm per meter is bent in a form of a circle. आपने किया होगा. Of a circle of radii equal to 10 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है रेसिस्टेंस between its two diametrically opposite point. Diametrically opposite points A and B. मतलब ऐसा. इसके बीच में आपको बताना रेजिस्टेंस कितना होगा. तो 3 ओम. 3 ओम ऑप्शन में तो है लेकिन नहीं, करेक्ट आंसर तो नहीं दिखा रहे. 3 कैसे आया? सर जो हमने जो वायर से कन्वर्ट किया सर्कल में, हाँ तो जो लेंथ है एक साइड की वो हाफ हो गई, हाँ तो सर डिस्टेंस भी हाफ हो गई एक साइड की. हाँ. तो 6 और 6 जब पैरेलल में करेंगे, नहीं नहीं 6 नहीं होगा ना. 12 ओम पर मीटर लिखा है ना रेजिस्टेंस. पर मीटर 12 ओम है. टोटल 12 नहीं है वायर का. सर पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ना है. हाँ पाई की टर्म में आंसर आएगा. पाई की टर्म में छोड़ दो. कितना आंसर आ रहा है पाई की टर्म में? सर 6 पाई ओम. नहीं 6 नहीं आएगा. एक 10 की गलती हो रही है कहीं पे. सेंटीमीटर वगैरह ठीक है. 0.6 सर 0.6. 0.6 करेक्ट. सर 0.6 आ गया. 0.6 Done, पाई. ठीक है. तो इसकी लेंथ निकालो. लेंथ से आ जाएगा आपका. लेंथ आपकी पाई आर हो जाएगी यहाँ की लेंथ. तो पाई आर ले लो, है ना. पाई इंटू 0.1 तो इतना ओम आ गया. इंटू 12 कर लो. ये तो इंटू 12 करना पड़ेगा. तो लेंथ आई है अभी. इंटू 12 तो ये आपका 12 1.2 ओम आ गया. ये भी 1.2 आ जाएगा. फिर उनका आधा कर लो. 1.2 पाई, उसका आधा कर लो. 0.6 पाई आ जाएगा आपका. ठीक है. सबका आ गया. ओके. सर ये 12 पाई क्यों इंटू करें? क्योंकि उसने बोला कि पर मीटर आपका जो लेंथ रेजिस्टेंस है वो इतना है. तो आपने पहले लेंथ निकाली पाई आर से और फिर उसे मल्टीप्लाई कर लिया आर निकालने सर के. ये सेमी सर्कल, हाँ सेमी ऊपर सर्कल की लेंथ निकाली. सेमी सर्कल की लेंथ निकाली पाई आर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर जैसे? दिया 12 से. ऐसा तो करोगे. जैसे ये एक पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस आ गया. ऊपर का रेजिस्टेंस आ गया इतना. ठीक है. ये वाला रेजिस्टेंस आ गया. फिर नीचे वाला निकाल लिया. नीचे वाला भी सेम आएगा. फिर दोनों पैरेलल में हो गए. पैरेलल में आधा हो जाएगा r/2. ठीक. ओके. और किसी को डाउट कोई इसमें? नो सर. नो. ओके. तो ये आपको पता होना चाहिए किसके बीच में आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना. कई बार आपको रेजिस्टेंस क्वार्टर सर्कल में ही पूछ सकता है. वहाँ पे क्वार्टर में पूछेगा तो फिर आपको एक क्वार्टर लेना पड़ेगा और एक पार्ट आपको 3/4 लेना पड़ेगा. फिर उन दोनों को पैरेलल में मानना पड़ेगा. ये आपका 6 ओम है. ये भी 6 ओम है. ये 3 ओम है. ये बोल रहा है कि यहाँ बताओ करंट कितना होगा. बैटरी आपकी है 4.8 वोल्ट की. यू हैव टू फाइंड द करंट. जल्दी तो फटाफट कर सकते हो. 0.8. 0.8 तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे. ये 4.8 है वोल्ट.
पहले 6 गलत हो गया, 6 और 6 12, 12 3 36 और 12 और 3 15। 0.125। 0.125 नहीं, इसमें तो कुछ और ही दे रखा आंसर। कितना आ रहा है? 2 सर 2 एम्पियर। 2 आ रहा है। 2 आएगा बिल्कुल। तो पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 6 और 6 12, 12 और 3 नेट निकालोगे तो 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 3, 36/15 यानी कि 12/5 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 होगा। 2.4 आ गया रेजिस्टेंस नेट। बस फिर तो आएगी आपका I = V/R। ठीक है जी, तो आप कर ही लोगे। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? पूछ लेना भी डाउट। मेरे को लग रहा है इजी क्वेश्चन चल रहे हैं तो मैं इसलिए ज़्यादा रुक नहीं रहा वहाँ पे। डाउट होगा तो डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हाँ बता देना। ये आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं सारे 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये सब 10 ओम है, सारे 10 हैं। और ये बोल रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी तो आपको दे रखा है, ये सी हो गया। अब ये कह रहा है बताओ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। 15 ओम। ओहो जल्दी नहीं, 15 तो नहीं है। सर 15। नो, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। सर 30 ओम। 30। 30 ओम। 30 ओम। ए और डी के बीच में पूछ रहा है ये, तो बैटरी आप ए और डी के बीच में लगाओगे तो ये बचेगा आपका सर्किट। यहाँ तो करंट पास होगा नहीं, इसमें ही पास नहीं होगा, तो ये निकालना है आपको नेट। अब देख लो सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। ठीक है, 10 और 10 20, 20 और 20 सीरीज में 10 हो जाएगा, फिर 10 + 10 + 10 30 ओम हो जाएगा। सर इसमें ए और सी के बीच में भी 30 ओम आता ना? ए और सी के बीच में अगर निकालते तो 30 और 10 पैरेलल में हो जाते हैं। 30 और 10 पैरेलल में होते, पहले ये तीनों सीरीज में होते, फिर 30 और 10 पैरेलल में करते तो 30 × 10 / 40। ऐसा नहीं, सेम नहीं आता, डिफरेंट आता, ऐसा कुछ आता। सर ए और सी में मतलब उन दोनों के बीच? ये दोनों ना, ए और सी बोलो ना सर। तो ए और सी के बीच में अगर आप निकालोगे तो फिर ये वाले रेजिस्टेंस आपके इनइफेक्टिव हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले। इतना सर्किट बचेगा आपका, रिमेनिंग जो यहाँ का सर्किट है ये वाला। तो इसमें ये दोनों, ये तीनों सीरीज में हो गए तो 30 हो गया पहले, फिर 30 और 10 पैरेलल में हो गया तो 30 × 10 / 40 करूंगा मैं। ठीक है, फिर जो भी नेट आएगा वो इसके साथ और इसके साथ सीरीज में होगा, तो 10 प्लस ये नेट प्लस 10 ये नेट आएगा मेरा। यस। क्या डिफरेंट आएगा मेरे ख्याल से, 27 समथिंग आएगा। हाँ ऐसा कुछ आ रहा है। 7.5 तो 27.5 ओम आएगा अगर मैं आर ए सी निकालूं तो। सर ये समझ नहीं आया रजिस्टर को हटाया क्यों? कौन से केस में? इस वाले केस में? यस सर। आपने रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी निकालना था मुझे, तो मैं मान लो यार एडी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने का होता है कि बैटरी अगर यहाँ लगाओगे तो क्या कितना रेजिस्टेंस आपको फील होगा। जब मैं बैटरी यहाँ लगाऊंगा इसके अक्रॉस तो करंट यहाँ से पास नहीं कर सकता, सर्किट तो ओपन है यहाँ, तो कहाँ जाएगा करंट? आगे करंट आएगा तो यहाँ से पास कर जाएगा, ऐसे कुछ।
सर ये 30 ओम कैसे आया ये बता दीजिए, मेरा अलग आंसर आ रहा है। बता रहा हूँ। पहले देखो कि रेजिस्टेंस हमने हटाया क्यों है, ठीक है। तो मैं जब बैटरी यहाँ कनेक्ट करूंगा इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस, तो कोई भी करंट यहाँ नहीं जा सकता इस वाले ब्रांच में, और इस वाली ब्रांच में कोई करंट पास नहीं करेगा, इसलिए मैं इन दोनों ब्रांच को हटा सकता हूँ। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। हो गया। अच्छा, अब कृष्णा कह रहा है 30 कैसे आया भाई? आपका सर्किट ये बचा ना उसके बाद, हटाने के बाद, तो 10 यस सर। 10 और 10 सीरीज में 20, यस सर। 20 और 20 पैरेलल में, ये भी 20 हो जाएगा सीरीज में। 20 और 20 पैरेलल में कितने होंगे? 10। यस सर। तो फिर क्या होगा, ये 10 है, ये सारा मिला के 10 हुआ, और ये भी 10 है, तीनों सीरीज में है, तो नेट कितना आएगा? 30 नहीं आएगा? यस सर। फिर क्या गड़बड़ थी? सर मैंने अलग तरीके से कर दिया था, अच्छा लगी कर दिया। क्या किया बताओ, गलत कर दिया कुछ? यस सर। समझ में आ गई गलती अपनी? यस सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट लैडर वाला, आप लोगों ने किया हो कुछ लोगों ने। इसमें से इनफाइनाइट सर्किट होता है ये, इसको सॉल्व करना होता है। पिछले वाले में किसी को डाउट तो नहीं था? नो सर। कि ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, सारे 2 ओम है सर। आपको जो है ऐसा इनफाइनाइट सर्किट दिया हुआ है ये। तो ये कह रहे हैं भाई कि इनफाइनाइट लैडर विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। रेजिस्टेंस पूछा, करंट नहीं पूछा यहाँ पे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? आर ए बी कितना होगा? तो ये इनफाइनाइट लैडर है, बताइए। ओम 2 ओम करेक्ट है, हाँ 2 ओम आएगा। सर 2 ओम सर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते ना? नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी। नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, आपका क्वाड्रेटिक बन रहा होगा तो। यस सर, क्वाड्रेटिक बन रहा था। तो उसको नहीं लेंगे नेगेटिव को। ट्रांसफर माइनस आर इक्वल टू 2 बन रहा था। ओके, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लैडर है, तो आपको इसमें एक्चुअली करना पड़ता है, आपको एक्स मानना पड़ता है इसको। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा मैथ्स में, अगर जिन लोगों को ध्यान होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट, है ना, 2√2 करके ऐसे करके इनफाइनाइट रेडिकल। इनफाइनाइट रेडिकल वाला, तो उसमें आप पूरे को एक्स मान लेते हो, तो फिर ये भी आपका ये वाला भी एक्स हो यस जाता है। सर। ऐसे करके आप करते हो सॉल्व। ऐसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो, जो ए और बी के अक्रॉस जो कंडीशन आ रही है, सेम कंडीशन इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी आ रही है। इसके बाद भी आपकी लेडर ऐसी है 1 2 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट तक। तो जो रेजिस्टेंस आर ए बी के अक्रॉस होगा वही हम इसके अक्रॉस भी मान सकते हैं, सी डी के अक्रॉस मान लो। तो वी कैन राइट दिस सर्किट एज, या वी कैन रीड द सर्किट एज
लाइक दिस। 2 ओम मान लो ये है, और आपको ये आर ए बी निकालना है, तो ये आर ए बी यहाँ पे हो जाएगा। इसको मान लो एक्स है ये, तो ये भी एक्स है आपका, और इसके अक्रॉस भी एक्स आएगा, तो मैं पे एक्स ही बना देता हूँ, बैटरी की जरूरत है नहीं मुझे, करंट तो निकालना नहीं कुछ, तो आई कैन मेक दिस एज एक्स। तो इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस आ रहा है आपका, मान लो वो एक्स है, अगर ये एक्स है इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस भी एक्स होगा। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि कंडीशन सेम है। ठीक है, तो ये एक्स है, तो अब इसको सॉल्व करो। देखो एक्स और 2 पैरेलल में है, तो नेट हो जाएंगे 2 इंटू एक्स। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया। फिर ये 1 के साथ सीरीज में है, तो नेट 1 आया, 1 प्लस ये आया नेट। ये किसके बराबर आना चाहिए नेट? एक्स के एक्स के, क्योंकि इन दोनों को जो नेट आप निकालोगे फिर उसके साथ ऐड करोगे सीरीज में, तो वो एक्स के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। इसको सॉल्व करना है हमें। करो सॉल्व सब लोग, निकालो आंसर। जिसको समझ में नहीं आया बताओ, आगे जो समझ में नहीं आया अभी भी। सर ये एक्स कैसे होगा ये बता दो। एक्स मैंने माना यहाँ पे कि देखो ये एक्स माना मैंने इसके अक्रॉस। Yes. अब इसके अक्रॉस कंडीशन क्या है? पहली जो है आपकी ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 2 ओम का है, फिर 1 का, फिर 2 का, ऐसे चल रहा है। Yes. अब मैं इसको मान लो इसको छुपा दूं, इतनी पार्ट को छुपा देता हूँ। आप सी डी के अक्रॉस देखो, वही कंडीशन आ रही है सेम, पहले 1 का है, फिर 2 का है, फिर 1 का है, फिर 2 का, फिर इनफाइनाइट 1 2। तो जो कंडीशन ए बी के अक्रॉस है वही कंडीशन सी डी के अक्रॉस भी आ रही है। Yes. तो अगर इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हम एक्स मानते हैं, तो इसको भी हम एक्स मान सकते हैं। Yes. तो वहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, बस इसको एक्स मान लिया हमने, बस उसका हमने सॉल्व किया फिर कि एक्स इंटू 2, ये नेट रेजिस्टेंस कितना है, एक्स इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। फिर ये इसके साथ सीरीज में होगा, तो प्लस 1, ये इक्वल टू एक्स के होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर x इक्वल्स टू 2। कितना आ रहा है? एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, 2 ओम। ओके, एक्स इक्वल टू 2 ओम आ रहा है सॉल्व करके सबका। सर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही इसमें, पॉजिटिव ही आ रही है। 2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है? नहीं सर, मतलब 2 पॉजिटिव में ही आ रहा है। अच्छा, नहीं एक नेगेटिव भी आ रही होगी ना, 2 वैल्यू आई होंगी ना इसमें। यस सर, एक -1। -1, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। सर इसमें ए और डी के अक्रॉस क्या होगा? सेम ए और डी के अक्रॉस? के अक्रॉस। ए और डी तो यार सोचना पड़ेगा, ए और डी के अक्रॉस कितना होगा। ए और डी के अक्रॉस जो होगा वो फिर सी और इसके अक्रॉस होगा। कुछ बनाना पड़ेगा उसके लिए, इक्वेशंस वगैरह। ए और डी के अक्रॉस सेम ही होगा वैसे तो, जो आपका ए और बी के अक्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ तक तो कोई वो नहीं है ना आपकी, आगे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो फर्क पड़ता। जो रेजिस्टेंस इन दोनों के अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस भी होगा। हाँ सेम आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वली आएगा। डन। आगे तो इनफाइनाइट लेडर के जो क्वेश्चन होते हैं हमको ऐसे करना है। ये आपके सीबीएसई में भी आ सकते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं इनफाइनाइट लेडर के क्वेश्चन। क्या हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है। ये आपको दिया हुआ है 3, ये 8, ये वाला 2, 6, 4, 6। You have to find RAB. सर बीच में नोड है या फिर क्रॉस नहीं कर रहे? टच है, नोड है।
सर 6 ओम। 6 ohm, no. सर 6 ओम नहीं आ रहा। नहीं 6 ohm नहीं आएगा। 6 कैसे आया आपका? सर 8 और 2 पैरेलल में, 4 और 6 पैरेलल में और 6 पैरेलल में, फिर सारे सारे सीरीज। यस सर, ऐसे ही किया। 8 और 2 पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16/10। सर 1/1.6। ठीक है, फिर 4 और 6 करोगे तो 2.4 आ जाएगा। 2.4। इनको फिर सीरीज में करोगे। सर 6 और 3 में 2 आ रहा। 6 और 3 करोगे तो 2 आ रहा है। अब 2 और 4 आपके, हाँ 4/3 आ रहा होगा। 4/3 आ रहा है। यस सर। 3 सर और ये 6 4 और 2 सीरीज में नहीं हो सकते? कौन दोनों? सर मतलब ये 4 और 2। यस सर 4 और 2। ये वाला 4 और ये वाला 2। यस सर, जो हमारा 4 नेट आया है और 2 जो आया है वो सीरीज में नहीं होंगे। नहीं, सीरीज में कैसे होंगे? आपने तो जो 3 और 6 को सॉल्व किया तो एक नेट रेजिस्टेंस आपने बनाया 2 ओम का, और जब आपने इनको सॉल्व किया तो आपने एक नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रखा है आपने 4 ओम का। तो ये ऐसे बनेगा ना तो सर्किट आपने जो सॉल्व किया। आपने ऐसे बनाया, आपने इसको ये लिखा, 8 ओम को आपने यहाँ पे लगाया, ये 8 और ये 2 ऐसे। ये सर्किट ऐसा बन सकता है। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो आपका ये 6 चुके 24, 2.4 और ये है तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका सर्किट ऐसे बन गया। 3 यस सर आगे। आ गया। सर 4/3। 4/3 आएगा बिल्कुल। ये सर्किट ऐसा बनेगा ना। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व अगर करोगे तो ये पैरेलल में जाएगा ना, नेट बन के ऐसा बनेगा। या तो तीनों को पैरेलल में एक साथ ले लो या फिर 1 बाय 1 करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा। सर एक बार फिर बता देना दोबारा कंस्ट्रक्ट क्या करा है। इसमें देखो क्या होता है, जब ऐसा कोई आपका सर्किट होता है ना तो इसमें जैसे वायर है, इस वायर को उठा के मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, जब आपकी वायर कोई कनेक्टेड होती है यहाँ पे, तो मान लो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में कोई भी, तो इस वायर को मैं यहाँ लगाऊं, चाहे यहाँ लगाऊं, चाहे यहाँ लगाऊं, चाहे यहाँ लगाऊं, चाहे यहाँ लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वायर को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो मैं किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा। मैं वोल्टेज यहाँ पे सब जगह सेम होगी, तो हर जगह क्योंकि वोल्टेज सेम है और एक ही वायर है, तो जो मैं यहाँ कनेक्ट करूँ चाहे कहीं भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस सर। ऐसे ही मैं इस वायर को भी कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो मैंने इनको दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, 6 वाली को वायर को और 4 वाली को भी एक ही जगह पे कनेक्ट करके ऐसे बना दिया। मान लो ये वाला एंड कनेक्ट कर दिया इनका, ये वाला एंड इनका ऑलरेडी कनेक्टेड है 4 और 6 का। ऐसे ही मैंने 8 और 2 वाले को एक साइड कनेक्ट कर दिया और 8 वाले का ये वाला एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसको चाहे आप ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है कि ऐसा दिया हुआ मान लो सर्किट, तो इस केस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। सर वैसे अगर ऐसा दिया हो तो हमें ऐसे बना के दिखाना तो नहीं है कि ये ऐसे होगा। डिपेंड करता है, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक आधा दिखाना भी पड़ सकता है जब सॉल्व वॉल्व करोगे तो। सर ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। बोलो बोलो। सर जो आपने नीचे बनाया इसमें बीच में जो इनका मतलब कनेक्शन है वहां पे कभी कभी की भी लगी आ जाती है ना, वो ओपन और क्लोज करके। अगर ओपन की आ गई यहाँ पे तो फिर तो ये सर्किट ही अलग अलग हो गया, तो फिर तो आपका ऊपर वाला सीरीज में हो गए दोनों और ये दोनों सीरीज में हो गए, जो नेट आया वो पैरेलल में आ जाएगा अगर ओपन होगा तो, है ना। क्लोज अगर होगा तो मान लो क्लोज का मतलब वायर कनेक्टेड है, तो वायर कनेक्टेड होगी तो उसको ऐसा बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी आता है कई बार कि हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर की ओपन कर दूं मैं तो क्या रेजिस्टेंस आएगा
और की क्लोज कर दूं तो क्या आएगा, तो की क्लोज करूंगा तो स्ट्रेट वायर से जोड़ देंगे, तो आपका ऐसा केस बन जाएगा 8 और 2 और 4 और 6 आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। ओके सर। तो दिस इज द थिंग। तो सर यस बोलो सर बोलो। लास्ट स्लाइड पे वो एसी वाला बताया था ना, अपनी बैटरी लगा रहे थे, वो फिर से बता देना। कौन सा वाला, ये वाला? इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, ये वाला? जैसे RAC वाला सर, नहीं इसके आगे। इसके आगे कौन सा वाला पूछ रहे हो? ये अच्छा सर, यहाँ पे, यहाँ पे सर जो 27.5 ओम है। आ रहा हूँ पहले इसको कंप्लीट कर लें। ये समझ में आया सबको? ये सर ये आ गया। आ गया। चलो अब 2 क्वेश्चन लिख लो आप घर के लिए, फिर क्लास को क्लोज करते हैं। तो ये सर्किट जो है ऐसे आप सिंपलीफाई कर सकते हो, वायर को आप कभी भी मूव कर सकते हो जब आपको लगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेंगे, और जंक्शन वगैरह को भी ट्राई करेंगे कि जंक्शन आपका वो ना हो, क्रॉस ना हो। यूजुअली ऐसा ना हो कि आप किसी और लूप में घुस गए वायर को लेके। अदरवाइज आप वायर को कहीं भी मूव कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस कनेक्शन को, जैसे ये वाला कनेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कहीं भी फिट कर सकता हूँ। ऐसे इस वाले कनेक्शन को मैं यहाँ से यहाँ तक कहीं भी फिट कर सकता हूँ, इनफैक्ट यहाँ भी कर सकता हूँ फिट। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो अभी आपको और क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे करना है। एक क्वेश्चन तो ये है, मैं अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं सारे एक एक टाइप के करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। इसमें आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये। सर फर्स्ट वाले का 2R/3 है। फर्स्ट वाले का आंसर नहीं, R/3 होगा उसका। तीनों पैरेलल में हो। तीनों पैरेलल में आएंगे वो। यस। ये सारे 111 ओम है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, दोनों को कर लेना सॉल्व आप लोग, ठीक है? सर पहला वाला तो हो ही गया। पहला हो गया, दूसरे वाले का आंसर ये आएगा, तो आपको निकालना है। देखना कैसे निकलेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। जो डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो पुराने पूछ रहे हैं वो। डन सर। ओके डन, चलो ठीक है। किसी को और डाउट है अगर तो बताओ इसमें अभी के लिए, ये क्या होगा? क्लियर है सबको? यस सर। अरे ये क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, जैसा ही बना रहा है। आप ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे RAC कैसे आया? यस। RAC जब निकालोगे आप, तो यानी बैटरी आपने यहाँ कनेक्ट की A और C के बीच में मान लो, तो करंट आपका जो है कहाँ नहीं जा सकता? एक तो यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि B वाला ओपन एंड है आपका, और ये भी ओपन एंड है, यहाँ भी नहीं जाएगा। तो आपका सर्किट केवल ये बचेगा जो बॉक्स के अंदर दिखा रहा हूँ मैं, इतना सर्किट बचेगा बस, ठीक है? यस सर। अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करोगे? 10 और 10 और 10, 30 आपके हो जाएंगे सीरीज में, 10 10 10 मिला के। सर बाकी सॉल्व कर लूंगा मैं। कर लोगे आगे ना? सर ये नहीं समझ में आ रहा था, B और D में क्यों नहीं जा रहा है करंट? वो तो आगे बैटरी वहाँ पे होगी नहीं तो जाएगा नहीं, ओपन एंड हो गया तो। ओपन एंड पे नहीं जाता है करंट? ओपन एंड पे नहीं जाएगा ना, अगर आपका ऐसे कोई एंड सर्किट खुला हुआ है बाहर तो नहीं जाएगा ना, जैसे यहाँ भी नहीं जा रहा था। जब आपने A और D के बीच में निकाला था तो आपने C को नेगलेक्ट किया था ना, ये वाले को। यस सर। क्योंकि ये ओपन एंड है, कहाँ जाएगा करंट आगे? कोई सर्किट ही क्लोज नहीं है ये। यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा उस केस में, ठीक है? सर वैसे ऐसा अगर कोई वायर हो और ओपन एंड को टच करे तो करंट नहीं लगेगा हमें? तो आपको लगेगा तो फिर आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया ना, मैंने आपके हाथ के थ्रू वो फिर जमीन पे चला जाएगा करंट।
यस सर, हाँ। तो वहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया ना। और वैसे पहले नहीं जा रहा था करंट, हमारे नहीं टेस्ट करने पे आ गया। पहले नहीं जा रहा था, जब आप टेस्ट करोगे तो आ सकता है। यस सर। ओके ओके सर। सर क्वेश्चंस पूछने हैं सर कुछ। हाँ हाँ, जिनका डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। सर ये पहला क्वेश्चन है सर, ये सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस इंक्रीज करेगी, रिपेल करेगा आपस में, तो इंक्रीज नहीं करेगी। रिपेल करेंगे ना आपस में, ये तो इंक्रीज करनी चाहिए। यस सर, आंसर तो यही दिया है। तो करेगी जब, रिपेल नहीं करेगा आपस में, दूर दूर जाएंगे। यस सर। सर अगर इसी चार्ज वगैरह दे रख सरफेस टेंशन वगैरह दे रखी होती, हाँ तो तो हम निकाल सकते हैं। हमने जो प्रेशर, फिर हाँ पिछले बार में ड्राइव करने की कोशिश की थी ना, जो प्रेशर निकालने की कोशिश की थी हमने कि प्रेशर कितना आएगा, तो वहां से सरफेस टेंशन को बैलेंस करना पड़ता आपको। लास्ट टाइम दिया ना आप लोगों को, हमने निकाला था यहाँ पे कितना फोर्स आएगा। यस सर। तो उससे फिर हमें सरफेस टेंशन को इक्वेट करके वहां से निकालना पड़ता उसको कि कितना फोर्स पॉसिबल है। फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बना के निकल जाएगा वो तो। ठीक है, और बताओ कृष्णा। सर अगला है टू फिक्स्ड चार्जेस ए एंड बी ऑफ 5 माइक्रो कूलम ईच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। C is the midpoint of the line joining A and B. Q of a charge Q of -5 microcoulomb is shot perpendicular to the line joining A and B through C with a kinetic energy of 0.06 joule. Okay. The charge Q comes to rest at a point D. चार्ज Q की वैल्यू कितनी लिखी हुई थी सर? -5 माइक्रोकूलम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो यहाँ तो डायरेक्टली। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। आपकी जो इनिशियल एनर्जी है वो है हाफ mv² प्लस हाफ, तो डिस्टेंस CD निकालना है। आपकी एनर्जी होगी ना शुरू में, देखो Q1 Q2 मतलब ये चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये चार्ज इनटू डिस्टेंस, इनके बीच का जो होगा 3 मीटर, ठीक है। और एक इसके बीच की एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये ले लेंगे। और आप चाहो तो ये भी ले लो, तीसरी वाली एनर्जी हो जाएगी हाफ k Q1 Q2 बाय पूरा डिस्टेंस। अगर आप लोगों तो 2r लिख सकता हूँ मैं। ये इनिशियल एनर्जी होगी, ये समझ में आ रही है आपको? ये चार्ज की एनर्जी है जो दी गई है, ये वाली एनर्जी इसके और इसके बीच में है। दूसरी वाली एनर्जी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इससे पहले दो तो समझ आ गई। तीसरी इसकी इनके बीच में ली है मैंने। फाइनल क्या होगा? फाइनली हाफ mv² 0 हो जाएगा। ये वाली एनर्जी जो होगी, ये डिस्टेंस मान लो यहाँ पे d है या सर ये तीसरी लेने की जरूरत क्या है वैसे? कट जाएगी बाद में, जरूरत तो कुछ नहीं है, चेंज तो होगी नहीं वैसे, तो कट जाएगी आपस में, है ना। तो Q1 Q2 बाय मान लो ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे d आ गया, ये तो ये आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले से भी आपका डिस्टेंस सेम आएगा, प्लस ये एनर्जी सेम रहेगी आपकी। सर हाफ लिखेंगे सर, इसको हाफ नहीं करेंगे, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, ठीक है। k Q1 Q2 बाय आ आएगा। क्या बोल रहे हो आप? ये बोल रहे थे क्या? यस सही करें। हाँ, हाफ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों आएगा? ठीक है, तो यहाँ से निकाल लोगे कृष्णा? यस सर। ठीक है, तो d आ जाएगा आपका। अगर x पूछा है उसने तो x आपको निकालना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के x निकालना पड़ेगा। यस सर, यहाँ अब तो आ जाएगा। ठीक है, और बताओ। सर वैसे इस टाइप के पूछे जाते हैं ना नीट में? हाँ हाँ, आ जाते हैं। सर डाउट पूछा था। बोलो। सर एक प्लेट है और उसकी साइड स्क्वायर प्लेट है, उसकी जो एरिया है और साइड है वो a है, और उसके परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है q। ठीक है।
तो ऐसे केस में हम फ्लक्स निकालेंगे तो हम एक इमेजिनरी क्यूब बना लेंगे और उसमें हम निकाल सकते हैं, आप अपॉन 6 हो जाएगा। लेकिन सर अगर हम कहें कि a/2 डिस्टेंस में रखकर हम a/4 पे रख रहे हैं, तो जब हम ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ना, कभी कभी हो सकता है आप सिमेट्री का यूज करके कुछ निकाल लो, लेकिन हमेशा नहीं निकाल पाओगे आप। और a/4 डिस्टेंस पे तो कैसे करेंगे? हो सकता है आप ना निकाल पाओ, जरूरी नहीं है आप निकाल पाओ। ऐसे केस में तो हम वो भी नहीं ले सकते सॉलिड एंगल, हमें मतलब एडवांस है तो बहुत ज्यादा। हाँ तो नहीं आएगा, फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना जहाँ पे आप निकाल नहीं पाओगे उसको, कुछ ना कुछ तो ऐसा देंगे ना कि आप निकाल पाओ। सर लेकिन अगर हम इमेजिनरी क्यूब बनाते भी हैं तो क्यू इनसाइड जो होगा वो तो सेम ही है। हाँ क्यू सेम है, तो सर सेम है। तो फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते 1/6 होगा। नहीं, इक्वल नहीं जाएगा ना, आपने एक सिमेट्रिकली रखा ना, आपने एक साइड को रख दिया चार्ज, तो सारे फेस से बराबर नहीं जाएगा, तो बराबर नहीं जाएगा तो 1/6 नहीं हो सकता ना, कहीं से ज्यादा, इससे ज्यादा जाएगा इस वाले से, किसी से कम जाएगा दूसरे वाले से। ठीक है सर एक चीज और पूछूंगी, सर एक क्यूब है और उसका सेंटर ओरिजिन पर है, ओके, और 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे एक तो चार्ज रखा है ओरिजिन पे क्यू, और एट सम डिस्टेंस ए, मतलब क्यूब के अंदर ही है, उसमें रखा है -q/3, और -a पे भी रखा है -q/3, -a पे -a पे कितना रखा है? -q/3। ओके ठीक है, फिर और सर क्वेश्चन है कि जो फ्लक्स है थ्रू जो एक्स प्लेन है, x इक्वल्स टू जो उसकी साइड प्लेन है, और हमारा z प्लेन है, क्या वो दोनों सेम होगा? आपका क्यूब ऐसा बना हुआ है और आपने इसको एक्स एक्सिस माना, ठीक है? यस सर। ये सेंटर है, माइनस चार्ज एक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि जो हमारा कौन सा प्लेन आप कंपेयर कर रहे हो? सर y और z कर लेंगे अब। मान लो ये y x y है, ये z है, कौन सा प्लेन ले रहे हो? y z, ये वाला प्लेन लेना चाह रहे हो? यस सर, y वाला। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा? सर नहीं, अब x नहीं, अब y लाल ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली y और x इंटरचेंज थे। y और x इंटरचेंज थे, ओके। उन्हें कौन सा प्लेन लेना चाहते हो आप, ऊपर वाला? फिर सर ऊपर वाला, हाँ, और जो y वाला है वाला z और y। ये वाला? यस सर। आप कह रहे हो कि इन दोनों में क्या फ्लक्स सेम होगा, ये कंपेयर करना चाह रहे हो आप? यस सर। लेट मी थिंक, आपका फ्लक्स सेम, एक तो बीच में रखा है, बीच से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस तो बराबर ही आएगा, -q जो है आपका है q/3 जो है वो इससे थोड़ा यहाँ रखा है, इससे थोड़ा यहाँ रखा है, सेम ही आना चाहिए ना? हाँ सेम आएगा, क्योंकि आप, मेरे को लग रहा है कुछ, लेकिन सही बता रहे हो क्वेश्चन? क्योंकि अगर क्वेश्चन ये सही है फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि -q/3 और -q/3 यहाँ पे है, तो सिमेट्रिक है इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक है, तो फिर तो बराबर ही आएगा वो तो। ऐसे लेकिन ना ये उसका क्वेश्चन है जे एडवांस का, उसमें दे रखा है कि बाय सिमेट्री वी कैन से दे आर नॉट इक्वल। बाय सिमेट्री दे इज नॉट इक्वल, अच्छा चेक कर लूंगा, चेक कर लूंगा एक बार। कौन सी ईयर का है? सर तो मैं आपको भेज दूंगा सर, मेरे पास है। आप फोटो भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा कि एग्जैक्ट क्या बोल रहा हो, है ना? ठीक है सर। सर मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना है। पूछो। सर क्वेश्चन है, गॉसियन सरफेस इन द सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई a square and length L is immersed in a uniform electric field E with the cylinder axis parallel to the field. अच्छा, The flux of the electric field through the closed surfaces. क्या बोल रहा है? गॉसियन सरफेस है, आपने बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, फ्लक्स कितना होगा इससे, क्लोज सरफेस से? तो जीरो होगा, ये तुम्हें क्या है, जितना आ रहा है उतना बाहर निकल रहा होगा, अगर ऐसा कुछ है तो जीरो ही होता ना, जब तक चार्ज एनक्लोज नहीं होगा तो जीरो ही आएगा, चाहे ये केस हो चाहे ये वाला केस हो, चाहे कुछ भी केस हो, ये वाला तो जीरो ही आएगा, चाहे ऐसा केस आ जाए तब भी जीरो आएगा। ठीक है, और सर इसमें पता नहीं अलग तरीके से सॉल्व भी किया हुआ था ना, इस तरीके, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। सॉल्व करके कुछ और निकालेगा आंसर?
नहीं आया 0 ही है सर, पर इसमें अलग तरीके से सॉल्व हुआ है। उसने एरिया वेक्टर वगैरह ले लिया होगा दोनों का, फिर यहाँ का इसका प्लस आया होगा फ्लक्स, इसका माइनस आया होगा, इसका जीरो आया होगा, इसका जीरो आया होगा, एक प्लस आया एक माइनस आया, फिर उसको तो इक्वल कर दिया होगा। तो हाँ वो कर यस सर, ये सही किया। वो ठीक है, वो भी ठीक है सर मतलब हमें याद रखना चाहिए। तो आएगा ही भाई, जब उसमें कोई वही नहीं है चार्ज तो कैसे फ्लक्स कहाँ से आ जाएगा? फ्लक्स जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा ही ना, क्योंकि चार्ज कोई है ही नहीं ना उसमें। यस सर। तो चार्ज इसके अंदर होता तो फिर इसका अपना फ्लक्स होता, कुछ अपना फ्लक्स तो है ही नहीं, इसका बाहर से आया है, अपना तो है ही नहीं, इसका सारा बाहर से आ रहा है, तो जितना आएगा उतना निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। यस सर। सर यस सर इस बार टेस्ट में 11 से क्या आएगा? इस बार फ्रिक्शन रह गया था आपका, फ्रिक्शन वाला पार्ट डालना है इस बार मेरे को। फ्रिक्शन वाला पढ़ लो न्यूटन लॉ में, न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ओके सर, ठीक है सर। सर ये अगर क्लोज सरफेस की जगह ये पूछा होता कि बाहर कितना निकलेगा, तो फिर जितना होगा उतना ही जितना अंदर आएगा। हाँ हाँ, वो तो ऐसे नहीं पूछता आपसे कि बाहर कितना है, वो ये पूछेगा आपसे कि टोटल फ्लक्स कितना है, तो जीरो ही आएगा वो। तो सर वो तो क्लोज सरफेस पे आएगा ना? हाँ, टोटल क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा अगर उसके अंदर चार्ज एनक्लोज नहीं है तो। यस सर। ठीक है, और किसी का डाउट? यस सर। है मैं थोड़ा, यस सर, आगे का है। बताओ आगे का, मतलब आगे के सर हम जा सकते हैं ना? हाँ, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अरे डिस्क है, मेटल की डिस्क है, और इसके ये जिस प्लेन में है उससे परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा। और ये डिस्क ओमेगा से घूम रही है अपने एक्सिस पे। ठीक है। तो सर इसका ना एरिया चेंज हो रहा है, ना नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है वो चेंज हो रही है। तो इसका फैराडे लॉ से इसमें कोई ईएमएफ नहीं होना चाहिए। पर अगर हम छोटे छोटे इसमें रॉड्स कंसिडर कर लें तो उनका एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ एरिया स्वीप करेगा, तो उसके थ्रू वहाँ पे जो फ्लक्स है डी फाई बाई डी टी वो कुछ नॉन जीरो नंबर होगा, तो उसकी वजह से हम निकाल सकते हैं। और जो जितनी भी सारी बैटरीज हैं वो सारी पैरेलल में हो जाएंगी। अगर एक बैटरी का जो ईएमएफ है वो एप्सिलॉन है, तो सारे एप्सिलॉन ईएमएफ में इनफाइनाइट तक उसका भी एप्सिलॉन आ जाएगा। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे फैराडे लॉ गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है ना। आपने जो बैटरी निकाली, आपने बैटरी इसके अक्रॉस लगाई होगी, ये वाली बैटरी का निकाला होगा ना आपने ईएमएफ। यस सर। तो इसका ईएमएफ ई आएगा, तो मान लो यार आपका प्लस टर्मिनल पे आ रहा है तो ये माइनस पे आएगा मान लो। अब जब आप यहाँ पे निकालोगे तो ये फिर माइनस पे आ जाएगा इधर वाला। तो अगर आप नेट डिस्क को देखो तो नेट डिस्क में तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही आ रहा है ना इसके अक्रॉस। यस सर। तो नेट तो जीरो ही आएगा। नेट फैराडे लॉ गलत नहीं है, बस वो वहाँ पे जो इंड्यूस हो रहा है वो अलग अलग ढंग से इंड्यूस हो रहा है। तो नेट आपका जीरो आ रहा है, लेकिन डिस्क में अगर आप ऐसे ले लो तब भी जीरो ही आएगा आपका। तो नेट तो जीरो ही आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फैराडे लॉ भी सही है। ठीक है। ओके ठीक है, चलिए तो क्लास को फिर मैं एंड कर रहा हूँ। मैं आपको पीपीटी भेज देता हूँ, आप लोग देख लेना। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। ओके, बाय।